तुम्हारे लिए इधर से आवाज नहीं आनी चाहिए। राधे राधे मैम। राधे राधे। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। शुरू कर दो क्लास। मैम 5 मिनट और रुक जाओ। कट करती रहती है, बस कटावाती रहती है तेरे मुंह से ना। इलायची काटने के बाद बहुत आती है। वो वाले दांत है ना, और आ रही होती तब भी आ रही होती है। ये वाले दांत है, उसमें नहीं आती थी, इनमें खाते हुए भी आती है। मिलते हैं ना ये ऊपर नीचे।
Good afternoon, ma'am. Good afternoon. यस मैम, भले ही स्टार्ट कर दो। पहले तो मुझे ये बताओ कि आज ये किसने भेजा था, नो क्लास टुडे? जो अपने आप चुपचाप बता देगा, मैं उसको कुछ नहीं कहूंगी, वरना कॉलेज में कंप्लेंट करूंगी, फिर वहां से आपके पास ईमेल आएगी, उसका कोई फायदा नहीं है। और कल कौन कौन बदतमीजी कर रहा था क्लास होते हुए? अपने आप बता दोगे, मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। कौन मैम लिंक कल शेयर क्लास में करता जो है? बदतमीजी कर रहे थे वो हमारी क्लास के नहीं थे। किसी ने तो लिंक शेयर किया है ना उनके साथ। मैम वही तो हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ बट वो हमें अभी तक जी नहीं मैम, पता मैम चला। हम लोग भी वही कोशिश कर रहे थे। मैम हमें मतलब भी नहीं क्लास पता हो रही चला है कि कौन। और आप मतलब ये बदतमीजी करने पर उतारू मैं? कर लोगे आप? अगर मैं आपसे अभी एक शब्द भी पूछूं ना, बता नहीं पाओगे आप। मैम वो बाहर के बच्चे थे। बाहर के बच्चे तभी तो आएंगे जब आप उनको अपना लिंक बताओगे। मैम यही तो पता नहीं चल रहा ना किसने लिंक शेयर करा उनके साथ। और आज ये किसने भेजा, नो क्लास टुडे? कोई तो भेजता ही है ना ये। आज के बाद क्लास के अंदर कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, ये मैं आपको बता रही हूँ। आपको लगता होगा मैडम कुछ कहती नहीं है इसलिए जो मर्जी करो, ये खुली छूट नहीं है आपके पास। मैम सॉरी।
सॉरी मैम, आपसे नहीं होगा, कोई ग्रुप पे नहीं अरे करेगा। आगे से ध्यान रखेंगे। हम सारे ध्यान रखेंगे अब से। हम्म। मैम बस वही कल का पता लगा रहे कौन किया। और ये दूसरी उसके भी बच्चे हैं तो उनको शर्म नहीं आती? वो इस कॉलेज के स्टूडेंट्स होकर और अपने कॉलेज की बदनामी करने में लगे हुए हैं। कल मैंने आपको बताया था हिंदी जो भाषा है वो किससे बनी है, कल मैंने बताया था ना आपको। हिंद या हिंदी सिंधी से संबंधित। सिंध जो है वो फारसी का शब्द है। यस ईरान में फा को सा को हा बोला जाता है, इसलिए यस वहां पर यह इस शब्द को हिंदी, सिंधु से हिंदू बना, हिंद से हिंदी बना। और जो ये भाषा है हमारे सामने, ये आर्यों की एक भाषा है जिसका प्राचीनतम रूप संस्कृत है। संस्कृत में क्या होता है कि जो वैदिक भाषा थी हमारी शुरू में, वो संस्कृत थी। उसमें वेद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, संहिता लिखी गई। इसे लौकिक संस्कृति भी, संस्कृत भी कहा जाता था। क्या होता था, जब आप लौकिक संस्कृत की बात करते हैं तो जो आम जनता है वो संस्कृत नहीं बोल सकती थी, उनके हिसाब से संस्कृत कठिन थी। तो जब बोलचाल की भाषा संस्कृत थी उसे लौकिक संस्कृत भी कहते थे, लेकिन वो सब लोगों के लिए बोलना संभव नहीं था। लेकिन बाद में भी इसका प्रयोग हुआ। संस्कृत भाषा में रामायण लिखी गई, महाभारत लिखी गई, व्यास ने लिखा, कालिदास ने लिखा, भारवी ने लिखा, भवभूति ने लिखा, माघ ने लिखा, विशाख ने लिखा, दंडी ने लिखा, श्रीहर्ष ने लिखा। तो साहित्य, संस्कृत साहित्य का एक विशाल वांग्मय हमारे पास है। अब ये संस्कृत की भाषा बोलचाल की भाषा थी, फिर धीरे धीरे ये परिवर्तित होते होते पाली में बदल गए। पाली में सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार अपने उपदेशों का किसने किया? मैम बौद्ध धर्म को जो मानने वाले। महात्मा बुद्ध ने किया। यस मैम। अब ये पाली जो भाषा है ये किसमें परिवर्तित हुई? प्राकृत में। जो प्राकृत भाषा थी उसमें जैन दर्शन मिलता है। अब भाषाएं जो हैं धीरे धीरे अपने परिवर्तन की ओर बढ़ रही थी। प्राकृत भाषाओं के बाद भाषा जो आई, अपभ्रंश आई, जिससे कि आज हमारा हिंदी में जो रूप मिलता है वो अपभ्रंश भाषा की देन है। अपभ्रंश में जो है उसमें से बहुत सारी हमारी भाषाएं निकली, जैसे पैशाची से पंजाबी निकली, याद कर लेना। ब्राचर से सिंधी निकली, महाराष्ट्री से मराठी निकली, अर्धमागधी से, ये हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं। पूर्वी हिंदी निकली, मागधी से बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया निकली, और शौर सैनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। ये आपको याद करना पड़ेगा। शौर सैनी से कौन सी भाषा निकली? क्योंकि आपके पास किताब नहीं है ना आपको, इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। मागधी से निकली बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया। अर्ध मागधी से निकली पूर्वी हिंदी। महाराष्ट्री से निकली मराठी। प्राचर से निकली सिंधी। पेशाची से निकली पंजाबी। और अपभ्रंश से निकली आधुनिक आर्य भाषा तथा उपभाषाएं। दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है बताइए? आपके इस पे भी लिखा हुआ है ऋग्वेद।
ऋग्वेद से पहले कोई भाषा विद्यमान रही हो इसका हमें कोई रूप पता नहीं है। ऋग्वेद जो है हमारा सबसे प्राचीनतम वेद है। जब ऋग्वेद लिखा गया उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, सूत्र ग्रंथ लिखे गए। ऋग्वेद की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, वेदों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसमें हुआ बताइए? और जैन धर्म का प्राकृत में। प्राकृत से निकली अपभ्रंश। अपभ्रंश में महाराष्ट्री से कौन सी भाषा निकली? मराठी। ये सारा आप ना याद कर लेना कि कौन सी भाषा से किस भाषा का उदय हुआ। अब क्या है कि लौकिक भाषा संस्कृत होने के कारण तो केवल विद्वान वर्ग संस्कृत बोल सकता था, और जो अन्य लोग थे, जो बाकी सर्वसाधारण जनता थी, वो अशुद्ध संस्कृत बोलती थी। साधारण लोग स्वाभाविक बोली बोलते थे जो कालांतर में प्राकृत कहलाई। तो जो भाषा का रूप है, प्राकृत भाषा में बहुत सारी वो निकली बोलियां, भाषाएं निकली। उससे निकली अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश से निकली बोलियां, लोकल भाषा, स्थानीय भाषा, देशी भाषा। अब जब भाषा का रूप धीरे धीरे स्थिर हो गया, अपभ्रंश से संस्कृत अब धीरे धीरे पीछे हो गई, और अपभ्रंश से जो हमारी स्थानीय भाषाएं निकली, मराठी, गुजराती, पहाड़ी, सब ये जो भाषाएं निकली, इन्होंने क्या किया, ये हमारे उसमें धीरे धीरे फैलने लगी, इनका प्रचार प्रसार होने लगा। अब अपभ्रंश की जो समाप्ति है और आधुनिक भारतीय भाषाओं के जन्म काल के समय जो आधुनिक भारतीय भाषाएं हमें आज दिखाई देती हैं, मिलती हैं, उस समय को क्या कहते हैं? संक्रांति काल। संक्रांति काल उसको कहते हैं जब दो भाषाओं का, दो संस्कृतियों का, दो सभ्यताओं का, मतलब जिसमें दो चीजों का मेल होता है। एक समाप्ति की ओर होती है और एक अपने आगमन की ओर होती है। हिंदी का जो स्वरूप है आज जो हम देख रहे हैं, वो शोर सैनी और अर्धमागधी अपभ्रंशों से विकसित हुआ। तो अपभ्रंश ने हमें बहुत सारी जो भाषाएं हैं वो दी, और उन भाषाओं से हमारी गुजराती, मराठी, बंगाली, पंजाबी, पहाड़ी, ये सब भाषाएं निकली। देशी से देशी शब्द एवं देशी भाषा दोनों का बोध होता है। अब भाषा जिसे हम कहते हैं, जिसे हम बोलचाल की भाषा कहते हैं, वो भाषा पाणिनि के समय तो पहले संस्कृत की बोल भाषा थी, फिर बाद में संस्कृत केवल शिष्ट समाज में रह गई और बाकी लोग संस्कृत के स्थान पर हिंदी भाषा का प्रयोग करने लगे। हिंदी भाषा का वो कहते हैं जो इतिहास है वो लगभग 1000 वर्ष पुराना है। सामान्यतः प्राकृत की अंतिम स्थिति, अंतिम दशा अपभ्रंश भाषा है। अपभ्रंश के कई रूप थे, जिसमें अभी मैंने आपको बताया, इससे ये वाली भाषा निकली, उससे वो वाली भाषा निकली।
तो जो भाषाएं हमें मिलती हैं वो सब, पहले देखो हमारे यहाँ आई संस्कृत, संस्कृत के बाद हमारे यहाँ आई, संस्कृत के भी दो बोलने वाले थे, एक शिष्ट समाज जो पढ़ा लिखा था, एक जो कम पढ़ा लिखा था, तो वो अशुद्ध संस्कृत बोलते थे। फिर हमारे यहाँ आई पाली, पाली से जन्म हुआ प्राकृत का, प्राकृत से जन्म हुआ अपभ्रंश का, और अपभ्रंश ने इतनी सारी भाषाओं को, इतनी सारी स्थानीय भाषाओं को जन्म दिया। होता क्या है कि जब कोई भाषा आती है तो उसको समय तो लगता है। कोई भी भाषा ने आज हमारे यहाँ कदम रखा तो वो भाषा ये नहीं कि आज आई और कल खत्म हो गई, उसमें काफी सारे ग्रंथ भी लिखे जाएंगे, काफी सारे साहित्य भी लिखे जाएंगे, हल्के फुल्के भारी भरकम भी, जैसे संस्कृत में लिखे गए वेद, उपनिषद, संहिता, सूत्र। फिर बाद में कालिदास ने लिखा, भवभूति ने लिखा, रामायण लिखी गई, महाभारत लिखी गई, तो ये सब हुए। लेकिन जब धीरे धीरे जब लोग ये देखते हैं कि ये संस्कृत जो है साहित्य में, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। साहित्य लिखने वाले आज 130 करोड़ हमारे भारतवर्ष की जनता है ना? तो क्या आप बता सकते हैं 130 में से कितने लोग साहित्य लिख रहे हैं? कितने लोगों ने साहित्य और कविताओं का सृजन किया है? उंगली पर मैम बहुत कम। उंगलियों पर गिने चुने लोग हैं, सब तो नहीं करते ना। जबकि हिंदी भाषा है सबकी, हम भी हिंदी बोलते हैं, और जो साहित्य लिखा जाता है वो भी हिंदी भाषा में लिखा जाता है ना। मगर फर्क क्या है? उनकी भाषा एक परिनिष्ठित परिष्कृत भाषा है, और जो हम बोलते हैं वो आम भाषा है, बोलचाल की भाषा है ना। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो साहित्य में हम उसका उपयोग कर सकें। हाँ, नई कविता में बात अलग है कि वो आम बोलचाल की भाषा में ही लिखा गया है, नई कविता लिखी गई है। लेकिन आज जिस भाषा की हम बात करते हैं वो संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली वाली भाषा नहीं है, जो कि हमें अपने साहित्य में मिलती है। अब क्या है कि जो हिंदी है, जिसमें हमारे को साहित्य मिलता है, जिसमें हमें धर्म, नीति, उपदेश आदि की ये सब चीजें मिलती हैं, पहले साहित्य जो लिखा जाता था और अब जो लिखा जाता है उसमें बहुत फर्क हो गया। अब हमारे पास एक बहुत अच्छी सुसंस्कृत परिनिष्ठित परिमार्जित बहुत अच्छी जो है वो भाषा है, जिसमें हम पद्य भी लिखते हैं, और जो इतनी सारी साहित्य की इतनी सारी विधाएं हैं, निबंध, नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, रिपोर्टाज, यात्रा वृतांत, ये इतनी सारी जो विधाएं हैं हमारे पास, ये हमारी खड़ी बोली शुद्ध संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली है, जिसे हम खड़ी बोली का नाम देते हैं। ये जो भाषाएं हैं जिनका कि प्रयोग हुआ है, चल रहा है, ये देखो कितनी लंबी यात्रा करके यहाँ तक पहुंची है। और हमारे यहाँ तो कहते हैं कि हर 10 किलोमीटर के बाद जो बोली है वो बदल जाती है। आप जाओ यहाँ से 10-12 किलोमीटर चलोगे आगे, मतलब आपने अपना बॉर्डर क्रॉस किया, 10-12 किलोमीटर चलोगे, आपको कोई और भाषा मिल जाएगी बोलने के लिए, बोली। तो मतलब बिल्कुल एक स्थिर नहीं है भाषा कि ये भाषा ये है तो ये इसी रूप में रहेगी, ऐसा नहीं है। भाषा के जो रूप हैं वो बदलते रहते हैं ना। आज हम जाते हैं, मान लो आज हम वृंदावन में ही चले गए, ब्रज भाषा बोली जाती है वहां पर, लेकिन आप
उसमें वृंदावन में 10 किलोमीटर आगे चलो या 6 किलोमीटर आगे चलो, उसमें भी उनका जो स्टाइल है बोलने का वो थोड़ा अलग मिलेगा। जो भाषा है वो अपने क्षेत्र के हिसाब से, स्थानीय क्षेत्र के हिसाब से कुछ अपने जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे होते शब्द है ना, वो मिला लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है, वो उन्हें स्वीकार कर लेती है। जैसे हम यहाँ से जा रहे हैं, मान लो गुजरात जा रहे हैं, तो वहां गुजराती बोली जाती है। शुरू में हम बॉर्डर हमने क्रॉस किया, हमें गुजराती मिलेगी, लेकिन वहां के क्योंकि गांव के लोग होंगे तो उसमें बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे जो हमें बिल्कुल समझ नहीं आएंगे, जो इवन जो गुजराती है ना उनको भी नहीं समझ में आएंगे। आज हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में इतने सारे लोग हैं जो ऐसी बोली बोलते हैं कि हमें बहुत सारे शब्द समझ में नहीं आते हैं। फिर वो आगे जाएंगे तो उन्हें और गुजराती मिलेगी। तो ऐसे जो है गुजराती का या पंजाबी का या मराठी का, किसी भी भाषा का, हर 10 किलोमीटर या 7-8 किलोमीटर के बाद जो बोली है वो बदल जाती है। लेकिन आम जनता बोलेगी वो, लेकिन जो साहित्य लिखा जाएगा, चाहे वो किसी भी भाषा में लिखा जाए, गुजराती, मराठी, पंजाबी, किसी में भी, वो एक परिनिष्ठित, परिमार्जित, परिष्कृत भाषा में, बिल्कुल शुद्ध भाषा में हमें मिलेगा। आज भी देखो जो साहित्य में शब्द है, जो बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, उनके तो अर्थ आपको नहीं मालूम ना। आप पूछते हो ना उनके अर्थ, किसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ। तो वो साहित्य की भाषा और बोलचाल की भाषा, दोनों में बहुत अंतर होता है। जो लेखन की भाषा होती है, साहित्यिक भाषा जो होती है, वो बिल्कुल अलग होती है, परिष्कृत होती है, बड़ी अच्छी ऊंची कोटि की होती है। उसमें भी हालांकि हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, पंजाबी बहुत सारे शब्द होते हैं मिले जुले, लेकिन वो एक लय के साथ, हमें पता नहीं चलते, वो उस भाषा में ऐसा लगता है रच पच गए हैं, मिलजुल गए हैं बिल्कुल। तो जो भाषा का स्वरूप है, साहित्य भाषा में जो मिलता है वो अलग होता है, और जो बोलचाल की भाषा होती है वो बिल्कुल अलग होती है। वो भाषा जो होती है, बोलचाल की भाषा, वो तो थोड़े किलोमीटर के बाद बदलती रहती है। फिर कुछ हम अपने, जैसे हम हैं, तो हम ही अपने घर में जो भाषा बोली बोलते हैं, हो सकता है हम बाहर आके बोले तो उसके बहुत सारे शब्द समझ में ना आए। तो जो भाषा है वो परिवर्तनशील होती है, लेकिन उसका परिवर्तन सदियों में होता है, काफी समय के पश्चात होता है। आज जो हम भाषा देख रहे हैं, अब कंप्यूटर का युग है, इंटरनेट का है ना। सोशल मीडिया में आने के बाद आप ये देखो कि शब्दों का जो स्वरूप है वो कैसे बदलता जा रहा है। Yes, अब ma'am. जो बोली है, भाषा है, हम इंटरनेट में कितने बिल्कुल डिफरेंट शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब मोबाइल में भी हम शॉर्टकट में, आप गूगल में एक शब्द लिखो, वो 10 शब्द आपको बना के दे देगा, Yes, ma'am. है ना। तो ये सब चीजें एक युग के हिसाब से, विज्ञान के हिसाब से बदलती रहती है। फिर जो बदलाव आता है भाषा के अंदर भी उसका बदलाव, उसका असर हमारी भाषा पर भी पड़ता है। जब हमारी भाषा पर पड़ता है तो हमें धीरे धीरे, शुरू में हमें भी नहीं समझ में आते कि वो क्या शब्द है, इनका शब्दों का अर्थ क्या है।
फिर धीरे धीरे हमें भी समझ में आने लग जाता है। और क्या करते हैं, क्या हम उन शब्दों को एक्सेप्ट नहीं करते? करते हैं ना, हमें करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, उन शब्दों को फिर स्वीकार कर लेते हैं। विज्ञान ने आज हमारी भाषा का आप जो रूप देखते हो वो बड़ा वैज्ञानिक है। विज्ञान ने हमें, हम सोचते हैं विज्ञान जो है ना, वो साइंस जो है वो बस आविष्कार करती है, वो दूसरी चीजों में मिलती है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस हैं, यही बताती है वो हमें। ऐसा नहीं है। उस विज्ञान का जो वो प्रभाव है वो हमारी भाषा पर भी पड़ता है, और हम सहज रूप से उसको स्वीकार भी कर लेते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हम उन शब्दों को स्वीकार नहीं करते, अस्वीकार करते। बिल्कुल हम उन शब्दों को स्वीकार कर लेते हैं। जब हम उन शब्दों को स्वीकार करते हैं तो वो हमारी भाषा में ऐसे रच बच जाते हैं कि हमें लगता है कि ये कहीं बाहर से आए हैं, अलग है। आज कितने सारे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं, जिनको हम देखते भी हैं, दूसरे उसमें हम गूगल करते हैं, फिर उनका अर्थ निकालते हैं। बहुत सारी शब्दों के हमने नए शब्द बना लिए हैं। जो नए शब्द बनाए हैं वो हमें पता ही नहीं चलता कि वो कैसे बने हैं नए शब्द। तो उन नए शब्दों का फिर हम अर्थ निकालते हैं, फिर धीरे धीरे वो हमारे लेखन में और बोलचाल में दोनों में सम्मिलित हो जाते हैं। वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं, हर चीज विज्ञान हमारे शरीर विज्ञान से भी संबंधित है, भौतिक विज्ञान से भी है, रसायन विज्ञान से भी है। तो उनके जो शब्द हैं वो हमारी भाषा में आ जाते हैं। तो हम उनका नई कविता में तो वो सारे शब्द आपको मिलेंगे। नई कविता के अंदर वो सारे शब्दों का प्रयोग होता है। तो जो भाषा है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बड़ी परिवर्तनशील होती है, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। और जो परिवर्तन होते हैं वो इतनी जल्दी नहीं होते हैं, उनमें वक्त लगता है। अगर आज साइंस में कोई आविष्कार होता है, उसके जो शब्द आते हैं, फिर उनको समझने में, उनको आने में वक्त लगेगा। फिर उसका जो प्रभाव है हमारे साहित्य पर पड़ता है, हमारे साहित्य में, लेखन में फिर वो शब्द आने लगते हैं। तो भाषा जो है उसका अपना इतिहास बहुत विशाल है। बहुत भाषा ने भी जो है संघर्ष किया है। उसकी जो यात्रा है, भाषा की जो यात्रा है वो भी काफी लंबी है। ऐसे नहीं कि जो भाषा है वो ऐसे ही रातों रात बन गई। उस बेचारी ने भी बड़ा संघर्ष किया है, भाषा ने भी। हमारे यहाँ देखो कितनी जातियां उपजाति जातियां आई, आर्य, अनार्य, शक, नाक, किन्नर, कितने लोग हमारे यहाँ आए, कितनी जातियां हमारे यहाँ आई। तो जब जातियां हमारे यहाँ इतनी सारी आई तो वो अपने साथ अपनी भाषा भी तो लाई होंगी ना। वो किस चीज में, किस उसमें व्यवहार में भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वो शब्द, वो भाषा हमारी भाषा में सम्मिलित हो गई। इस प्रकार हमारी जो भाषा है वो बड़ी फ्लेक्सिबल है, वो बड़ी लचीली है। जब भी कोई भाषा आएगी, कोई संस्कृति आएगी, कोई हमारे यहाँ सभ्यता आएगी, तो वो उसके शब्द जो है ना वो ले लेती है, उसको फिर स्वीकार कर लेती है उस सभ्यता को और उस संस्कृति को। जब वो स्वीकार कर लेती है तो उसकी जो बोलचाल की भाषा है, उनके जो बातचीत करने के ढंग है, तो उनको भी ले लेगी, फिर उनको भी एक्सेप्ट कर लेती है, स्वीकार कर लेती है उनको भी।